गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। और जी हां, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त का कॉन्सेप्ट नंबर 7 मीन्स दिस इज द मैजिकल कॉन्सेप्ट फॉर द सर्किल। जी हाँ, ये वृत्त का वो जादुई कॉन्सेप्ट है जो कि 7 के नाम से है। 7 नाम इसलिए दिया है मैंने क्योंकि इसको मैं बोलूँगा जेम्स बॉन्ड कॉन्सेप्ट। और इसको जेम्स बॉन्ड इसलिए बोलूँगा क्योंकि सर्किल के आप ये समझिएगा 80% क्वेश्चन में इसका यूज होगा। और मेंसुरेशन में जो सर्किल आता है, जो वृत्त आता है, वृत्त का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो आपके ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे जाते हैं या किसी भी वनडे एग्जाम में या रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके ज़्यादातर वृत्त के जितने भी कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है उसका निचोड़ जो है वो यहाँ पर इस वृत्त के कॉन्सेप्ट नंबर 7 में आता है। तो यह वृत्त का कॉन्सेप्ट आप ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स का बाप, या आप इसको और भी अपने तरीके से नाम दे सकते हैं। जो भी मेरा नाम ये है, मैंने ये दिया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वृत्त की। तो वृत्त की जो पहले शुरुआत की जो एप्लीकेशंस हैं उनको पढ़ेंगे और उसके बाद जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। और जब ये पढ़ लेंगे तो फिर आपको सवाल करने में उतना ही सेकंड लगेगा जितनी देर आपने सवाल पढ़ने में लगाया है, ठीक है। और सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि शाम वाली क्लास जो कि मेंसुरेशन की आज 3rd क्लास होने वाली है, जो कि सर्किल पर बेस्ड होगी, उससे पहले प्लीज़ ये क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो कहीं ना कहीं इसको रिलेट जरूर करती होंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्त क्या होता है। पहला क्वेश्चन सर जी हमारे दिमाग में ये आया है कि व्हाट इज द सर्किल, वृत्त होता क्या है। तो चलिए जानते हैं वृत्त क्या होता है। देखो, जैसे ही आपको आपका जो डैशबोर्ड दिख रहा होगा, जो आपको बोर्ड दिख रहा होगा फोन का, ये एक प्लेन सरफेस है, एक समतल है। तो समतल में अगर हम समान दूरियों पर कुछ बिंदु खींचते हैं और वो बिंदु सारे के सारे एक केंद्र बिंदु से समान दूरी पर हो, ठीक है, कुछ बिंदु ऐसे हम खींच देते हैं, तो इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे, क्या करेंगे, इन बिंदुओं को जब हम मिला देंगे तो इन बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो आकृति ही क्या कहलाएगी, वही आकृति कहलाएगी वृत्त। यानी आप ये कह सकते हो कि किसी एक बिंदु से समान दूरी पर जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी बिंदु होंगे, उन बिंदुओं को अगर मिलाया जाए तो हमारे पास वृत्त बनता, वृत्त की आकृति बनती है। उसके बाद अब आते हैं, इस केंद्र बिंदु का नाम दे दिया ओ से वृत्त की परिधि, यानी कि जहां पर वृत्त शुरू होना चालू हुआ था, जहां पर वृत्त का पथ है, जिस पर वृत्त चल रहा था, ठीक है, जिस पर क्या हो रहा था, वृत्त चल रहा था, कुछ ऐसे ये जहां से वृत्त बनना शुरू हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, ये वृत्त की परिधि कहलाती है। जो जिस रेखा से, या आप ऐसे समझ सकते हो जिस लाइन से वृत्त घिरा है, वो कहलाती है वृत्त की परिधि। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफरेंस, ठीक। और दोस्त अब जरा बात करें आगे। तो वृत्त के केंद्र से, ध्यान से सुनिएगा, वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को अगर आप मिलाते हैं, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आप हर एक चीज को बड़ी भली बातें समझते चले। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को अगर मिलाया जाता है तो वो कहलाता है त्रिज्या, यानी कि रेडियस। तो आपको समझ में आया होगा कि त्रिज्या क्या है। अगर ये पॉइंट O है तो O से A की दूरी ही क्या कहलाएगी, त्रिज्या, और इसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है, एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं। तो आपका जवाब होगा वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। हम यहाँ से भी त्रिज्या बना सकते हैं, हम ऐसे भी त्रिज्या बना सकते हैं, हम यहाँ पे भी त्रिज्या बना सकते हैं। केंद्र से परिधि पर कितनी भी लाइनें आप कर सकते हो। तो यही आपका जवाब होगा कि वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, अनंत रेडियस होंगी। कितनी रेडियस होंगी, अनंत रेडियस होंगी, मतलब अनकाउंटेबल रेडियस होंगी, रेडियस होंगी। उसको मैं अनंत बोल देता हूं या इनफाइनाइट कह सकते हो, ठीक है, अनडिफाइंड। अब बात यह आएगी, क्या सर सभी रेडियस बराबर होती हैं। तो जी हाँ, वृत्त की सारी रेडियस क्या होती है, बराबर। यानी अगर कई सारी रेडियस है, R1, R2, R3, R4, R5 सो ऑन, तो ये सभी की सभी क्या होंगी, बराबर होंगी। अभी हम वो बातें आपको बता रहे हैं जो वृत्त के लिए इंपॉर्टेंट है, वृत्त के लिए शुरुआत में जानना जरूरी है। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट 7 पर नहीं आए, जब हम लोग कॉन्सेप्ट 7 पर आएंगे तो आपका मन इतना प्रफुल्लित हो जाएगा, मजा आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, समझते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं
एक चीज हम लोग सुनते हैं बहुत ज्यादा कि डायामीटर 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 यानी कि व्यास क्या होता है। तो गुरु मेरी बात सुन लो, समझे। कहीं ना कहीं कानपुर की लैंग्वेज का टच मिल जाएगा। जैसे गुरु कानपुर की लैंग्वेज में जैसे किसी को संबोधित करना होता है, जब उसका ध्यान नहीं होता तो कहा जाता है अबे गुरु सुनो यार, ठीक है। तो तुमसे भी कह रहे हैं अरे गुरु ध्यान दो यार, व्यास क्या होता है। अक्सर हम लोगों ने पढ़ा है कि व्यास जो होता है वो 2 इंटू आर होता है, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब सर जी त्रिज्या का 2 गुना, तो अगर ये त्रिज्या थी ओ से ए तक, तो अगर हम इसको ऐसे इधर बढ़ा दें तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी, ये भी तो आर ही होगा बी तक। तो व्यास कहाँ है भाई? ये वाला आर रेडियस और ये वाला आर जब आप मिलाओगे तो जो व्यास बनेगा वो बन जाएगा ए बी। क्या बन जाएगा? ए से बी तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? व्यास। और इस व्यास के विषय में एक बात ध्यान रखना, सबसे जरूरी बात है कि लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, मतलब ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, जो कि केंद्र से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? हमेशा याद रखना कि जब कभी भी हम लोग व्यास की बात करेंगे, डायामीटर की बात करेंगे, तो व्यास हमेशा कहाँ से होकर जाएगा? व्यास हमेशा केंद्र से होकर ही जाएगा। ये जो पूरी लाइन होगी ना, इसको हम अब ब्लू में दिखा रहे हैं, ये व्यास कहलाएगी। और ये व्यास जो होता है हमेशा किससे होकर जाता है? हमेशा हमेशा और हमेशा केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है, और इसको लिखते हैं 2 इंटू आर, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना, ठीक। अब सर यहाँ पर एक शब्द आया है जीवा क्या होती है, तो जरा समझिए कि जीवा क्या होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ये वृत्त की जीवा क्या होती है, जरा सुनिएगा। जैसे ये जो पार्ट था, ये वाला जो बाहरी हिस्सा था इस वृत्त का, जो ऐसे बना हुआ है, जिसको हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि, यानी कि सरकमफरेंस, ठीक। गौर करना मेरी बात। तो परिधि के किसी भी 2 बिंदुओं को, परिधि के किसी भी 2 बिंदु को, यहां पे इतनी बात लिख दे रहे हैं, किसी भी 2 बिंदु को मिलाने वाली लाइन जो होती है वही क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अब ये बात सर जी कैसे समझेंगे? ये बात ऐसे समझेंगे कि हम जब आपको समझाएंगे तभी आप समझेंगे। देखिए, जैसे सपोज करिए यहाँ पर वृत्त में कोई एक बिंदु ले लिया इसकी परिधि पर, और एक ये परिधि पर बिंदु ले लिया। मान लीजिए ये बिंदु मेरा सी है, ये बिंदु मेरा डी है। तो जब हम सी से डी को मिलाएंगे, ध्यान से सुनना बेटा, जब हम सी से डी को मिलाएंगे तो सी से डी तक जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा वृत्त की जीवा, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉर्ड, ठीक। तो वृत्त के किसी भी 2 बिंदु को मिलाने पर जो लाइन बनती है वो क्या कहलाती है? जीवा। अब आप अगर व्यास को देखो तो परिधि पर ही ये 2 बिंदु थे, एक बिंदु ए था, एक बिंदु बी था, लेकिन बशर्ते ही किससे होकर गए थे? केंद्र से, इसलिए सबसे बड़ी जीवा थी, ठीक। जीवा के विषय में यानी कॉर्ड के सब्जेक्ट में थोड़ा सा अगला पॉइंट क्या है? ये अगला पॉइंट ये है, जरा गौर से समझते जाइएगा कि जीवा जितनी केंद्र के पास में होगी, जीवा यानी कि कॉर्ड जितनी, ये लिखे दे रहे हैं यहां पर, आप नोट कर लेना, जितनी केंद्र के पास में होगी, पास में होगी, उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। क्या होगी? जीवा जितनी केंद्र के पास में होगी उतनी छोटी होगी या बड़ी होगी? भाई जब जो व्यास था अगर वो केंद्र से होकर जा रहा था तो वो तो सबसे बड़ी जीवा कहलाया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीवा, कोई भी कॉर्ड जितना केंद्र के पास में होगा वो उतनी ही बड़ी होगी, वो उतनी ही बड़ी जीवा होगी, ठीक है, उतनी ही बड़ी होती जाएगी, होगी, ठीक है। और जितनी केंद्र से दूर होगी उतनी क्या होगी? छोटी। कहने का मतलब ये है कि अगर केंद्र और जीवा के बीच की लंबाई कम है, दूरी कम है, तो जीवा बड़ी होती जाएगी। और अगर केंद्र, वृत्त के केंद्र और जीवा के बीच की दूरी ज्यादा है तो जीवा क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी, ठीक है। सपोज, अब जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और बातें जाते हैं वृत्त के विषय में। जरा देखिए, अगर ये हमारे पास एक वृत्त था जिसका ये केंद्र O था, ठीक है, सपोज ध्यान से देखना, यहां पर मेरी एक जीवा है जो मैंने उसका नाम दिया CD। याद देखना बेटा, अगर आप इस केंद्र से, ध्यान से सुनना, इस केंद्र O से अगर आप जीवा CD पर एक लंब डालते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो हमेशा याद रखना, मान लीजिए पॉइंट X है।
हमेशा याद रखना कि ये डाला गया जो लंब होगा ये जीवा को समद्विभाजित करेगा, यानी कि C से X की दूरी और X से D की दूरी क्या होगी, बराबर होगी जब OX लंब होगा किस पर, CD पर। याद रखना इस पर, ठीक है। ये दोनों कंडीशन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक। अब ठीक है, थोड़ी और बातें जानते हैं। अब बस थोड़ी थोड़ी बातें बची हैं, फिर हम लोग उस मैजिकल कॉन्सेप्ट पर आने वाले हैं। जैसे अब अगर इस वृत्त की परिधि की बात की जाए, जिसको हम लोग कहते हैं सरकमफरेंस, क्या कहते हैं, सरकमफरेंस। तो इस सरकमफरेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं सरकमफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, सब लोग जानते होंगे, ये होता है 2 पाई इंटू आर, 2 पाई इंटू आर। या इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो, इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो पाई गुणे व्यास। क्या कह सकते हो, पाई गुणे व्यास। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई इंटू डी जो होता है वो भी क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है, सरकमफरेंस होती है, ठीक है। 2r का मतलब क्या हो जाएगा, व्यास, ठीक। अच्छा, अब जरा दोस्त मेरी बात सुनो, देखो वृत्त का जो डायग्राम होता है अगर हम उसकी तुलना करें तो ये एक सर्किल नुमा होगा, एक, या आप ऐसे देखो कि गाड़ी का एक पहिया हो, या बैंगल हो, चूड़ी हो, या अंगूठी हो, तो वैसा ही क्या होता है, वृत्त का डायग्राम होता है, वृत्त का नेचर भी वैसे ही होता है। अच्छा, तो अगर ये नेचर वृत्त का वैसा ही हुआ तो इसका मतलब क्या है, वृत्त की जो परिधि होती है, यही जो सरकमफरेंस होती है, क्या होती है, ये आप कह सकते हो जैसे एक पहिया है हमारे पास, सपोज करिएगा एक व्हील है, इस व्हील का यहां से शुरू हुआ, अब ये व्हील यहां से शुरू हुआ चलना, फिर दोबारा चलकर यहीं तक वापस आ गया, तो इसका मतलब क्या है, वृत्त की जो परिधि होती है वही कहलाती है एक चक्कर में चली हुई दूरी, एक चक्कर में चली हुई दूरी, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन अ वन रोटेशन, एक चक्कर में चली हुई दूरी ही क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि, ठीक है। चली दूरी ही वृत्त की परिधि कहलाती है। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इतने में, पक्की बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा फिर देखते हैं। अब अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल यानी कि वृत्त के एरिया की बात करते हैं, गौर करना मेरे भाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणे रेडियस का स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। ये पाई सभी में रहता है, वृत्त की लगभग हर चीजों में पाई का यूज होता है, तो ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, सर जैसे कोई वृत्त बना हुआ है जिसका कि केंद्र O था, तो एक सवाल उठता है, सर वृत्त के केंद्र के चारों ओर के कोण कितने होते हैं। भाई अगर कोई भी चीज एक वृत्त की फॉर्म बनाती है तो उसके केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है, केंद्र पर हमेशा क्या होता है, जो कोण बनता है, जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक। अब जरा दोस्त मेरी बात यहां से सुनने वाली समझने वाली ये है कि जैसे मान लो ये वृत्त है, अब वृत्त का, या आप समझ लीजिए आपका बर्थडे है और ये उसका केक है, ठीक है, आपने उस पर नाम लिखाया, अब आपने केक काटा तो आपने ऐसा एक टुकड़ा काट कर निकाल लिया, ठीक है, ऐसा एक टुकड़ा क्या हुआ, काट कर निकाला, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ही आपने ये टुकड़ा काट कर निकाला तो मैंने कहा इसका नाम मैं दे देता हूं AOB। अब आपसे पूछा गया कि इस AOB वाले भाग का जितना टुकड़ा आपने काट कर निकाला है अपने बर्थडे के लिए, जब आप उसको जबान पे रखेंगे तो वो घुल जाएगा, केक है क्योंकि, ठीक है, एगलेस हो भी, तो इस AOB वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, किसी भी वृत्त खंड, यानी वृत्त से जो खंड काटा गया उसका क्षेत्रफल, या इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक। अब मेरे दोस्त अगर इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, जरा थोड़ी सी विचार करते हैं और इस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जरा क्या हो गया, अच्छा थोड़ा सा विचार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हम ये देखेंगे, कहाँ गया भाई वो, चलो हाँ, आगे बढ़ने पर हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी वृत्त को लेते हैं, ठीक,
और उस पर एक ये एरिया ऐसे कट जाता है, ये केंद्र O है, ये A है, B है, और हमको AOB का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है? AOB का क्षेत्रफल निकालना है। तो सपोज करिए कि ये AOB ने वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाया है, सिंपल सी बात। अच्छा, अब मेरी बात भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं ये पूछूं कि ये AOB वाला वृत्त जो आपने खंड जो काटा है ये किससे काटा है, तो आपका जवाब क्या होगा? सर ये कौन सी बड़ी है? तो वृत्त से काटा है ना। अच्छा, तो वृत्त से काटा है तो वृत्त का क्षेत्रफल तो अभी आपको पता था कि पाई आर स्क्वायर होता है, इसी से कुछ भाग इसका काट के निकाला है ना। अब बात ये आती कितना भाग काट के निकाला है, तो सर जी अगर ये मैंने थीटा मान लिया तो मुझे ये पता था कि पूरा कोण होता है 360, यानी AOB का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा? वृत्त का क्षेत्रफल गुणे थीटा बटे 360। ठीक, अब इसी में एक सवाल और पूछ लेता है, कभी कभी हो सकता है ये पूछ ले ये कोण दिया हो और पूछ ले कि AB की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई भी पूछी जाती है। तो AB का मतलब होता है, AB जो यहाँ भाग दिख रहा है ये कहलाता है चाप। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है चाप। चाप का मतलब होता है आर्क। क्या होता है? आर्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्क। अब दोस्त अगर आपको AB की लंबाई निकालनी है, अभी मैं कॉन्सेप्ट पे नहीं आया हूं, अभी मैं इसके थोड़ी से जो एप्लीकेशन है वो बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट तो अब इसके बाद शुरू होगा। ठीक है, देखो AB की लंबाई पूछी है, तो अगर AB की लंबाई देखो तो ये AB जो पार्ट है ये किस पर स्थित हो रहा है, तो आप कहोगे सर जी ये तो वृत्त की परिधि पर आ रहा है, और वृत्त की परिधि होती है सर जी 2πr। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस AB ने केंद्र पर कितना कोण बनाया था? थीटा, और पूरा कितना होता है? 360। तो अगर AB की लंबाई आपको निकालनी है तो AB की लंबाई जो होती है 2πr थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये वृत्त की बात थी। अभी मैंने अर्धवृत्त की कोई बात नहीं की, क्योंकि अभी तो अपना वो मैजिकल वाला कॉन्सेप्ट भी बाकी है। ठीक है, तो चलो मेरे दोस्त अब उस कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं जो था मैजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किल। ठीक है, बात करते हैं मैजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किल के, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ 7। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ 7, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें हम आपका। कॉन्सेप्ट ऑफ 7 क्या होता है मेरे दोस्त? अच्छा ध्यान से सुनना, जैसे मैं कहूं कि वृत्त की त्रिज्या अगर आपको 7 सेंटीमीटर दी है तो इसकी क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और इसकी अगर परिधि पूछे तो दोनों बातें आपको बतानी। सर जी कठिन बात तो पूछी नहीं आपकी, ये कौन सी बात है? आपने नाम इतना अच्छा दिया और काम ऐसे। तो देखो भाई वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से देखो, जैसे आपको क्षेत्रफल निकालना है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, राइट, 22/7 पाई का मान, और आर स्क्वायर का मतलब होता है 49, यानी 7 सत्ते 49 और 22 सत्ते 154। और अगर मैं परिधि निकालता हूं तो परिधि होती है 2πr, यानी कि 2 गुणे 22/7। ध्यान से सुन लेना और पूरा ये समझ लेना, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, यानी कि यहां पर ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्सेप्ट 7 है क्या? ये कहता ये है, ये कॉन्सेप्ट 7 ये कहता है कि अगर आप 7 पर, यानी कि अगर रेडियस आपके 7 पास 7 है, तो आप ये याद रखो सिर्फ 2 बातें, कि एरिया 154 होगा और परिधि 44 सेंटीमीटर होगी। सिर्फ इतना याद रखना आपको, ये है मेन चीज। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे ये सवाल कहा होता हूं थोड़ी देर के लिए, अगर आप ध्यान से समझो, ध्यान से देखना कि यदि किसी वृत्त का व्यास 56 सेंटीमीटर है, क्या कहा होता है? किसी वृत्त का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब आप क्या करोगे? वृत्त का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? आप ये करोगे कि पहले इसकी आप त्रिज्या निकालोगे, फिर पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले में रखोगे, तो ये आप करोगे 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 28 गुणे 28। कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके लिए टफ होगी, राइट। ये बहुत अभी हम सिंपल सवाल लेके बता रहे हैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में। मैं क्या बोल रहा हूं आप ये देखो जरा, अगर व्यास उसका 56 था तो त्रिज्या 28 होगी, और अब त्रिज्या 28 होगी तो मतलब इसका 4 गुना होगी। यस और नो? इतनी बात हाँ या ना का जवाब देके पहले मुझे बताओ, इतनी बात अगर समझ में आई हो। आई है? अब अगर त्रिज्या 4 गुनी हो रही तो हमेशा याद रखना, अगर त्रिज्या 4 गुनी हो रही है तो जो परिधि होगी वो भी 4 गुनी होगी, और जो क्षेत्रफल होगा वो 16 गुना होगा। ठीक, कैसे सर जी? चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो
4, 22 चौको 88, 88 गुणे 28 करिए जरा बताइए, 8 दूनी 1600 तो ऐसे ही आ जाएगा, तो इसका 16 गुना तो लगभग पहुंच ही जाएगा। चलो एक सवाल और देखते हैं, हम आपको एक सवाल और से समझाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा, याद रखना कि जब देखो अगर वृत्त, ये जरूरी नहीं कि 7 के लिए हो, ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सभी के लिए है। वो बात ये है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है और आपसे कहता है कि त्रिज्या 2 गुनी हो रही है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 4 गुना होगा, लेकिन परिधि 2 गुनी ही रहेगी। ऐसा क्यों होता है ये भी समझो। हम भाई जब क्षेत्रफल लिखते हैं तो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, तो जो चीज़ पहले 1 थी अगर अब वो 2 हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, तो स्क्वायर करोगे तो ये तो 1 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। लेकिन परिधि में r जो होता है वो सिर्फ 1 होता है, इसीलिए याद रखना कि अगर त्रिज्या 2 गुनी हुई तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा और परिधि 2 गुनी रहेगी। लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए कि त्रिज्या आधी होती है, तो याद रखना इसमें भी वही बात है कि क्षेत्रफल 1/4 होगा और जो परिधि होगी वो 1 आधी होगी। परिधि क्या होगी? आधी, और क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4। क्लियर है इतनी बात? यस और नो? अब चलिए एक एग्जाम्पल से आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने कहा थोड़ी देर के लिए कि किसी वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से ऐसे समझो, किसी वृत्त का व्यास हम कह देते हैं 7 सेंटीमीटर है वृत्त का व्यास, तो उसकी परिधि क्या होगी? आपसे ये सवाल पूछा मैंने, जल्दी से बताओ। मैंने पूछा किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी? आप कहोगे सर जी व्यास अगर ये है तो उसकी त्रिज्या आधी होगी, और अगर त्रिज्या आधी होगी तो परिधि भी आधी होगी। तो हमें ये पता था कि अगर रेडियस 7 होती है तो परिधि हमारी निकलती है, जो सरकमफ्रेंस होती है वो 44 निकलती है। तो अगर त्रिज्या आधी हुई तो परिधि भी इसकी आधी हो जाएगी, यानी परिधि होगी 22 सेंटीमीटर। अब आप अगर सॉल्व करना चाहो तो कर लो। 2 पाई और r का मतलब क्या होगा यहाँ पर? 7/2। भाई 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये 22 आ जाएगा। तो कुछ बातें अगर आप याद रखोगे और इसको नोट कर लोगे तो बड़ी मजा आएगी। जैसे एक सवाल हम लोग और लेते हैं। जैसे एक सवाल हमने ये कहा आपसे, थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना, ठीक है? एक छोटा सा सवाल और कुछ लेने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ और अच्छे से कर पाएँ, ठीक है? चलो भाई, अब आपसे अगर यही पूछते हैं, छोटी सी बात, ठीक है? जैसे हमने कहा होता कि 2 वृत्त दिए हुए हैं, एक के अंदर एक दिया हुआ है, एक के अंदर एक दिया हुआ है, ठीक है? मैंने कहा कि बाहर वाले वृत्त की जो परिधि है उसको हम अगर कह देते कि जो है वो 88 सेंटीमीटर है, बाहर वाले वृत्त की परिधि 154 कह देते हैं, और ये कह देते हैं अंदर वाले वृत्त की परिधि 88 है। इतनी बात कहते हैं आपसे। तो ये पूछते कि इनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, तो क्या बताते आप कि अगर इसकी त्रिज्या r1 मान लेते और इसकी त्रिज्या r2 मान लेते और आपसे पूछते कि इनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, तो क्या बताओगे? देखो भाई ध्यान से सुनना, समझना कि अगर पहले वाले जो बाहर वाला वृत्त है, ये बाहर वाला वृत्त है, इसकी परिधि 154 सेंटीमीटर है, ठीक है? और दूसरे वाले वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बताया था कि जब त्रिज्या 7 होती है तो वृत्त की जो परिधि होती है वो 44 होती है। यहां पर वृत्त की परिधि 88 दिख रही, 2 गुनी हुई है, यानी यहां पर जो त्रिज्या होगी, यानी कि जो r1 होगा वो इसका दुगना यानी 54 होएगा, 14 होएगा, ठीक? अब अगर इसकी बात करते हैं, ध्यान से सुनना, यहां पर त्रिज्या क्या होगी सर जी? ये जो बड़ा वाला पार्ट है r2 कितना होगा? देखो अगर वृत्त की परिधि 154 है तो आपको पता है कि 44 पर ये 7 आता है, तो 54 पर कितना आएगा? थोड़ा दिमाग लगाना है, 4 बार, और यहाँ पे 11 एकम 11, 11 चौको 4 3 12, यानी 10.5 ये आएगी, आएगी 10.5, पक्का है? 10.5 नहीं आएगी यार। 11 चौको 44, 11 एकम 11 और 11 चौको 44, 14 सत्ते 112/4, 14 सत्ते 112/4, ठीक है? तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12,
या 4 दूनी 8 बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, लगभग 28 आ जाएगा क्या, कितना आएगा? कैलकुलेशन में शायद हमसे मिस्टेक हो रही है। 154 पे क्वेश्चन मार्क है और 44 पे 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर 22 सत्ते 154, 22 दूनी 44, 7 सत्ते 49, 49 का आधा 24.5 आएगी। ये कितनी आएगी? 24.5। अब कह रहा था अगर वृत्त की त्रिज्याओं के बीच का अंतर पूछना है तो ये अंतर आ जाएगा, अगर आप घटाओगे तो 10.5। अगर आपको देखो इसमें ना आपको फॉर्मूला लगाना पड़ा, ना कहीं पर स्क्वायर करना पड़ा, ना घात करनी पड़ी। हाँ बस ये जो कैलकुलेशन हमसे मिस्टेक होगी, दिस इज माई मिस्टेक, हो जाता है कभी कभी यार। तो आप अगर कॉन्सेप्ट 7 को याद रख रहे हो तो लगभग जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इसी से बनते हैं, ठीक। एक और बात वृत्त के विषय में आपको बताते हैं, जरा ध्यान से समझना। हाँ एक चीज और वृत्त के विषय में आपको बता देते हैं, गौर करिएगा उसको। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास, किसके पास, अगर आपके पास कुछ ऐसा दिया है कि कैसा हो, गायब हो गया क्या कॉन्सेप्ट, वो कहाँ गया भाई? हाँ जैसे अगर आपके पास एक वृत्त दिया हो, ठीक है, उसकी परिधि, ध्यान से सुनना बेटा, उसकी परिधि और व्यास, उसकी परिधि और व्यास के बीच का अंतर या योग आपके पास कुछ दे रहा हो, ठीक है। तो अगर व्यास और परिधि के बीच का अंतर दिया है, ध्यान से सुनना, किसके किसके बीच में? परिधि और व्यास, यानी कि C और D के बीच का अगर आपको अंतर दिया है तो आप अंतर जानते हो किसके बराबर कर दोगे? जो भी अंतर दिया है वो आप अंतर बराबर कर दोगे 15/7 के। किसके बराबर कर दोगे? D गुणे 15/7 के, तो आपको सीधे व्यास मिल जाएगा, ठीक। और अगर ये योग दिया होता तो उस योग को आप बराबर कर देते 29/7 के। किसके बराबर करेंगे? 29/7 के। ये बात याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है, याद रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है। सो मुझे अब ये लग रहा है कि आप उस कॉन्सेप्ट 7 के साथ साथ एक दो कॉन्सेप्ट जो और पढ़े आपने उसको पूरा समझा होगा, और उम्मीद है जब शाम की क्लास आप ये करोगे तो उस शाम की क्लास में इसका इस्तेमाल भी भरपूर करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ 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 क्लास को यार शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको इसी तरीके से, अब डेली के डेली आपको प्रतिदिन 2 क्लासेस मिलेंगी, जिसमें एक में कुछ ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स होंगे और उसी पर बेस्ड क्लास होंगी, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती चलो, आप पूरा पढ़ते भी चलो। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं शाम को 8 बजे क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, टेक केयर।